नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। अब भारतीय स्कूलों में पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भागवत गीता। तो हम देख सकते हैं यह न्यूज़ किस प्रकार से निकल कर आ रही है। करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के कुछ सुधारों के बारे में। नई शिक्षा नीति जैसे ही हमारे यहाँ पर आई तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा में जो एनसीईआरटी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पढ़ाई होती थी, अब प्रत्येक स्कूलों में उस प्रकार की पढ़ाई होनी है। और हम देख सकते हैं कि भारत की जो कल्चर है उससे संबंधित भी बातें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो करंट में हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जो श्रीमद् भागवत गीता है इसके कुछ श्लोक हैं, कुछ ऐसी टीचिंग्स है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफेंस में जो हम देख सकते हैं जो हमारे सैनिक होते हैं उनके लिए भी जो इनका पाठ्यक्रम है, जो डिफेंस का पाठ्यक्रम है उसमें भी जो युद्ध की स्ट्रेटेजी है वह भी यहाँ से ली जा रही है। उनको भी भगवत गीता के अनुसार जिस प्रकार से इस समय की जो युद्ध स्ट्रेटेजी हुआ करती थी उसका ज्ञान दिया जा रहा है। और भी हम देख सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता का यथास्वरूप है वह किस प्रकार से वैश्विक लेवल पर जो हम देख सकते हैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो यहाँ पर भगवत गीता लिखी गई थी उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में किया गया तथा इस्कॉन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार किया गया। तो हम देख सकते हैं यह इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भगवत गीता में ऐसी टीचिंग्स दी गई हैं जो कि प्रत्येक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में उत्तर प्रदर्शित करती हैं। हम देख सकते हैं कि इन आदर्शों के साथ यदि बच्चों को शिक्षित कराया जाएगा तो वह भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने जीवन के उच्च आयामों को प्राप्त करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से इंक्लूड यहाँ पर किया जा रहा है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। अब हम देख सकते हैं कि हाल ही में आई जानकारी के अनुसार श्रीमद् भागवत गीता के जो उपदेश हैं उनको एनसीईआरटी का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें गीता के कुछ श्लोक तथा उनके अनुवाद शामिल होंगे। इस बात के सामने आते ही इस चीज़ के विरोध निकल कर आने लगे। विरोध किस प्रकार से थे, हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्रियम्बल है उसमें एक सेकुलर शब्द ऐड कर दिया गया था, जो कि हम देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी के समय ऐड किया गया था। तो सेकुलर का अर्थ क्या होता है कि भारत किसी भी धर्म को संवैधानिक तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि भारत में जितने भी धर्म हैं हम उनको समान रूप से आदर देंगे तथा उनका सम्मान करेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं धार्मिक रूप से उसकी पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। लेकिन यदि हम देख सकते हैं तो इसको धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर आदर्श के एवं इंडियन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको ऐड किया जा रहा है, जो कि सेक्युलरिज्म में इसका कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। हम देख सकते हैं कि संविधान किसी भी धर्म को सरकारी तौर पर प्रयोग नहीं करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि भगवत गीता जो कि हिंदू धर्म से निकल कर आती है, इसी कारण से इसका विरोध किया जा रहा है। इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में यदि शामिल किया जाता है तो आगे चलकर अन्य धर्म के लोग भी अपनी पुस्तकों की कुछ बातों को इसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे या फिर आग्रह करेंगे कि इनके लिए हमें शामिल किया जाना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे विभिन्न धर्म हैं जिनकी अच्छी अच्छी बातों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो सभी इसमें धीरे धीरे इंक्लूड होगी और यह कोई नकारात्मक कार्य नहीं है, बहुत ही अच्छा कार्य है। आगे देख सकते हैं अब हम देख सकते हैं किस प्रकार से अभी हाल ही में इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो हम देख सकते हैं 11वीं व 12वीं का जो पाठ्यक्रम है, जो इनका सिलेबस होता है, उसमें संस्कृत के श्लोक तथा उनके अनुवादों को शामिल किया जाएगा श्रीमद् भागवत गीता से, जो कि सीधे तौर पर लिए जाएंगे। हम देख सकते हैं कि हाल ही में आई शिक्षा नीति के अनुसार अब हम देख सकते हैं तो शिक्षा नीति से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भारत में शिक्षा नीति कितने बार आ चुकी है, तो 3 बार हम देख सकते हैं भारत की शिक्षा नीति को बदला गया है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 1968 में इस शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। तो पहली शिक्षा नीति यहाँ पर हम देख सकते हैं 1968 में निकल कर आई। दूसरी जो शिक्षा नीति है 1986 में निकल कर आई और हम तीसरी जो शिक्षा नीति की बात करते हैं वह 2022 में निकल कर आती है। तो हम देख सकते हैं यह अभी लेटेस्ट है। नई शिक्षा नीति के जो पैराग्राफ हैं उनके पैराग्राफ में हम देखें तो 4.27वां जो पैराग्राफ है इसमें हम देख सकते हैं सांस्कृतिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात की गई थी। तो उसी के चलते क्या हुआ है कि जो भारतीय शिक्षा नीति है उसमें क्या जोड़ा गया है,
जो कि धर्म ग्रंथ हमारी जो भगवत गीता है उसके श्लोकों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय में एक डिवीजन भी जोड़ दिया गया है जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय सभ्यता के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की बात करता है, ताकि हम देख सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने जीवन में बेहतर तरीके से इनको समझ पाए। आगे देखते हैं, हम देख सकते हैं कि यह जो बात है वह केवल भारत में ही नहीं की जा रही है और हम देख सकते हैं विदेशों में भी इसकी चर्चा की जाती है। अब हम थोड़े से भारतीय क्षेत्र को एकत्रित करने की यानी भारत के एकीकरण की यदि बात करें तो एकीकरण जब हम करते हैं तो सारी कल्चर को एक साथ यानी अनेकता में एकता के सिद्धांत को यदि हम लागू करते हैं तो हम देख सकते हैं अलग अलग धर्मों, अलग अलग जाति तथा अलग अलग संप्रदाय के लोगों को एक करने की बात करते हैं। और हम देख सकते हैं कि यदि हमें उनसे जुड़ना है तो उनकी जो सभ्यता है, जो मान्यता है, उनको भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उत्तर पूर्व के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं और इन इलाकों से बाकी देश अकटा हुआ महसूस करता है। तो हम देख सकते हैं इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर पूर्व भारत यानी जो हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसकी ऐतिहासिक जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। वहाँ की जानकारी यदि यह समझेंगे, वहाँ के इतिहास को समझेंगे तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे क्या होगा, जो बच्चे यहाँ की चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग ट्रैवल करने भी जाएंगे और हम देख सकते हैं देश के लोग उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्राएं करेंगे, संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में पौराणिक महत्वों को समझ पाएंगे तथा नई पीढ़ी इनको इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएगी। धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा व्यवस्था को जो कि धार्मिक ग्रंथ है उनको शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाने का कार्य अकेला भारत में ही नहीं किया जा रहा है। हम देख सकते हैं विदेशों में इस प्रकार का कार्य बहुत पहले से किया जाता है। 2002 की बात करें तो अमेरिका के पब्लिक स्कूल में बाइबल की शिक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। तो 2009 से यह क्या कर रहे हैं, बाइबल की शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। अमेरिका में जो राज्य हैं वह हम देख सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो कानून बनाने के पावर केंद्र से ज़्यादा रखते हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शिक्षा का जो मैटर आता है हमारे यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा गया है, तो हम देख सकते हैं केंद्र एवं राज्य यहाँ पर कानून बना सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इसी बात को करें तो राज्यों के पास शिक्षा के क्षेत्र में अधिक पावर है, वह अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी जो रिलीजन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाते हैं तथा यहाँ के राज्य स्थानीय भाषा में बाइबल की शिक्षा दी जाती है। यानी स्थानीय जो वहाँ की भाषा है, अलग अलग राज्यों की जो भी भाषा होगी उस भाषा में बाइबल की शिक्षा दे रहे हैं। यानी यह भी जो कि अपने आप को एक स्वतंत्र अपना जो कि अर्बन सिटी अपने अर्बनाइजेशन के लिए सबसे अधिक स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, वह भी यहाँ पर बाइबल की शिक्षा दे रहे हैं। अब हम देख सकते हैं बाइबल के ज्ञान को लेकर और भी बातें निकल कर आती हैं। बाइबल का ज्ञान देकर वह बालकों की मानसिक तौर पर विकास कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अगर हम बाइबल का ज्ञान देंगे तो वह मानसिक स्तर पर क्या हो पाएंगे, अच्छे से सुचारू रूप से अपने जीवन को जी पाएंगे, मानसिक तौर पर मजबूत हो पाएंगे। 2019 और 1922 के बीच हम देख सकते हैं बाइबल के विस्तार और भी अधिक बढ़ाया गया। 19 से 22 का जो हम देख सकते हैं कि जो समय था, इस समय पर यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वह राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इन्हीं के समय पर बाइबल के विस्तार जो कि शिक्षा व्यवस्था में विस्तार की बात की गई। हम देख सकते हैं इजराइल की जो स्थानीय भाषा है हिब्रू, उसमें भी बाइबल की शिक्षा दी जाती है। यूरोप के कई देशों में बाइबल की शिक्षा दी जा रही है और हम देख सकते हैं कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को अपने जो पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा नहीं बना रहे हैं और यदि यहाँ से बातें भी निकल कर आती हैं तो उसके विरोध भी देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ ऐसे देशों की बात करें जो कि धर्म को पूर्ण रूप से अपने राज्य से अलग रखते हैं, यानी प्रशासन से अलग रखते हैं। तो हम देख सकते हैं चाइना एक ऐसा उदाहरण है जो कि धर्म को अलग रखता है, वह इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है तथा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर धर्म को अलग रखा जाता है। फ्रांस में भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो कि यूनिफॉर्म को लेकर आपने हिजाब वगैरह का विवाद देखा होगा, तो वहाँ पर वो शामिल नहीं करते। इस प्रकार के आप धार्मिक प्रतीकों से जो लेस जो होते हैं, आपके कपड़े होते हैं, आपके जो पोशाकें होती हैं, वह वहाँ पर पहनकर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बैन लगाया हुआ है, वह धार्मिक क्षेत्र की बातों को यहाँ पर अपनी शिक्षा व्यवस्था में लागू नहीं करते। और आगे हम देखें तो मुस्लिम देश, यहाँ पर कुरान की शिक्षा दी जाती है और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर शरीयत के नियमों के अनुसार चलने की भी बात की जाती है, जिनमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान उदाहरण हैं। अमेरिका की सेना में कार्यरत धार्मिक भावनाओं को मानने वाले होते हैं। अमेरिका के जो सैनिक होते हैं
वह उनको पहले से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिस प्रकार से मैंने पहले बात की कि हमारे यहाँ पर जो डिफेंस के लिए है उनके लिए आचार्य चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है, और हम देख सकते हैं भगवत गीता के ज्ञान देने की बात की जा रही है। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, जो अमेरिका के सैनिक होते हैं उनको बाइबल का ज्ञान दिया जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में 20 साल तक क्या हुआ, यूएसए रहा करता था। तो हम देख सकते हैं कि इनमें जो तैनात सिपाही हुआ करते थे, इनके द्वारा भी क्या किया जाता था, अपनी यहाँ की बाइबल का प्रचार किया जाता था। इन्होंने क्या किया कि स्थानीय लोग यदि इसी प्रकार से बाइबल को समझ पाए तो इन्होंने पाश्तो तथा दारी भाषा में इसको ट्रांसलेट कर कर पुस्तकें यहाँ पर बांटी थी। और हम देख सकते हैं इसे बगराम बाइबल प्रोग्राम के नाम दिया गया था। जो इन पुस्तकें बांटने का जो प्रोग्राम इनके द्वारा यूएसए के सैनिकों द्वारा चलाया गया था, तो इसको बगराम प्रोग्राम के नाम से जाना गया। इस प्रोग्राम का मुस्लिम देशों जो इस्लामिक कंट्री है उनके द्वारा विरोध किया गया। इसी विरोध के चलते क्या हुआ करता था कि जो अल जजीरा मीडिया है इसके द्वारा इस बात को कवर किया गया, और जैसे ही वैश्विक स्तर पर इसका विरोध निकल कर आया तो परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया, अपनी जो पुस्तकें यह बांट रहे थे उनको जलाना पड़ा था। आगे देख सकते हैं भारत में भी सैनिकों के लिए भगवत गीता तथा आचार्य चाणक्य की कौटिल्य पुस्तक की शिक्षा देने की बात की जा रही है। भारत में कॉलेज ऑफ डिफेंस जो कि क्या डिफेंस की शिक्षा प्रदान करता है, जो कि हम देख सकते हैं इसके पाठ्यक्रम में भी अर्थशास्त्र एवं भगवत गीता को शामिल करने की बात की जा रही है तथा इनके फायदों के बारे में विचार किया जा रहा है। भगवत गीता जो है वह उपदेशों की खान है। हम देख सकते हैं इसमें इस प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। इसमें श्री कृष्ण की स्वयं वाणी यूज की गई है, जो कि अपने जो उपदेश हैं वह किसको सुना रहे हैं, कर्ण को सुना। इसके माध्यम से सैनिकों में युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उनके निर्णय होने चाहिए, इन सब की जानकारी वह बेहतर तरीके से ले सकते हैं। यह धर्म ग्रंथ लोगों में ईमानदारी सत्यनिष्ठा को उत्पन्न करने का कार्य करेगा। हम देख सकते हैं किस प्रकार से कर्ण का जो यहाँ पर रूप हुआ करता था, किस प्रकार से उनके बारे में तारीफ़ें की गई हैं, किस प्रकार से अर्जुन के लिए वह समझाते हैं कि किस प्रकार से आपको युद्ध नीति को नीतिगत तरीके से युद्ध को लेकर चलना है। तो सारी बातें हम यहाँ पर समझ सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। यह जीवन जीने के तरीकों तथा आयामों को भी सुझाते हैं। हम देख सकते हैं विश्व शांति के लिए इसके माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही भारतीय सेना के विश्वविद्यालयों में भगवत गीता का ज्ञान देखने को मिलेगा। दुनिया के कई शख्सियतों के द्वारा भगवत गीता की तारीफ की गई है, उनके द्वारा इसको पढ़ा गया है। हम देख सकते हैं कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और हम देख सकते हैं कई यहाँ ऐसे ऑथर आए जो यहाँ पर भारत में रहे और उन्होंने जो कि भगवत गीता है उसकी शिक्षा प्राप्त की। हम देख सकते हैं कई फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं वृंदावन जैसी स्थानों पर, और जो हम देख सकते हैं कि बनारस यहाँ पर कई फॉरेन व्यक्ति देखने को मिलेगी जो इस प्रकार की शिक्षा। और इस्कॉन के बाद तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हम देख सकते हैं कि विदेशों में क्या हुआ कि मंदिरों की भी स्थापना की गई तथा वह भी यहाँ की भारतीय कल्चर को समझने के लिए प्रेरित होते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ की शिक्षा प्रदान करते हैं। हम देख सकते हैं कि श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डेविड हेनरी, रॉबर्ट ओपनहाइमर जो कि क्या बने जाते हैं, जो न्यूक्लियर बम के जनक माने जाते हैं, उनके द्वारा भी इसके बारे में बहुत सी बातें कही गई। हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो विराट स्वरूप है उसका वर्णन करते हुए जो न्यूक्लियर मिसाइल का जो परीक्षण किया गया, जो इनके द्वारा कार्य किया गया, वह यहीं से प्रेरित हुआ करते थे। भारत और विश्व की धर्मनिरपेक्षता यानी धर्म को लेकर चलने की जो सिद्धांत है वह अलग अलग हैं। भारत सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, लेकिन हम देख सकते हैं राज्य को कोई भी हम देख सकते हैं कोई हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, देश का कोई धर्म नहीं है। हम इस प्रकार से नहीं कहते संवैधानिक तौर पर कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं। हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हैं, यानी हम सभी धर्मों का आदर करते हैं एवं देखते हैं कि सभी धर्मों को समान आदर देते हैं, लेकिन धार्मिक तौर पर किसी भी देश को स्वीकार नहीं किया जाता। आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि इतनी सारी जानकारी में हमने यही इंक्लूड करके निकाला है कि जो आपको शिक्षा दी जा रही है वह किसी आपके लिए धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, धर्म को आगे बढ़ाने की बात नहीं है। यह बात है कि आपको किस प्रकार से आदर उत्पन्न करना है, जो कि अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, और हम देख सकते हैं उससे जो बेहतर टीचिंग्स यहाँ पर दी जा सकती है उसको प्रदान करने की बात
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत की जा रही है। भारतीय कल्चर को समझने की बात भी की जा सकती है। तो हम देख सकते हैं जैसे ही जो बच्चे इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे वह भारतीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे एवं अपने अन्य साथियों के माध्यम से संचार का माध्यम इतना बड़ा हो चुका है कि आज जो बातें बच्चे पढ़ते हैं वह उनको साझा करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। आज वो विदेशी चीज़ों को देखकर उस प्रकार की उनके जो पहनावे होते जा रहे हैं, किस प्रकार की उनकी नीतियाँ होती जा रही हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ गेम्स होते हैं उनकी बच्चों के लिए लत पड़ रही है। यदि वह इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उसी शिक्षा का प्रचार आसपास भी करेंगे, और यदि आसपास उसका प्रचार होता है और जैसे ही सोशल मीडिया पर वह चीज़ें आती हैं तो विदेशियों द्वारा वह चीज़ें देखी जाएंगी, तो वहाँ भारत का टूरिज्म बढ़ेगा। भारत की जो वैदिक सभ्यता है उसका ज्ञान विदेशों तथा देश के व्यक्तियों को हो पाएगा। तो यह बहुत ही सकारात्मक कार्य है, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। तो इसी प्रकार के ज्ञान के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन। हिस्ट्री आपको पूरी कवर करा दी गई है, पॉलिटी के लेक्चर बहुत सारे 107-8 के लगभग लेक्चर आपके पास आ चुके हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ऐसे बच्चों तक लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास करिए जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है, इसी बात के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।